स्वस्थ रहने की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वस्थ रहने की सलाह कार्यक्रम में हम अभी तक डॉक्टर पवन मेहता, डॉक्टर संजीव मेहता, डॉक्टर विजय शंकर मिश्र और डॉक्टर सुरेश पमनानी से रूबरू करवा चुके हैं। आज हमने उदयपुर के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट एवं चक्कर स्पेशलिस्ट डॉक्टर A.K. वत्स से चक्कर वर्टिगो के संबंध में चर्चा की। चक्कर आना एक आम बात है और चक्कर आने के कई कारण होते हैं। चक्कर और वर्टिगो का उपचार कुछ हल्की सी एक्सरसाइज से भी किया जा सकता है। आवश्यकता नहीं कि उसके लिए दवाइयां भी लेनी पड़े। उदयपुर के शांतिराज हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे न्यूरोलॉजिस्ट एवं चक्कर स्पेशलिस्ट डॉक्टर A.K. वत्स ने चक्कर वर्टिगो के बारे में आवश्यक और उपयोगी जानकारियां प्रदान की। नमस्कार, मैं डॉक्टर A.K. वत्स, वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट उदयपुर। आज स्वस्थ रहने की सलाह कार्यक्रम में आपको चक्कर अर्थात वर्टिगो के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। वर्टिगो या चक्कर आना या खुद घूमता हुआ महसूस करना या आसपास की चीजें घूमता हुआ महसूस करना एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, लक्षण है और इस बीमारी के कई कारण होते हैं। हम मेडिकल साइंसेज में वर्टिगो को पेरिफेरल वर्टिगो, जो कि ब्रेन के बाहर उत्पन्न होता है, और सेंट्रल वर्टिगो, जो कि ब्रेन के अंदर उत्पन्न होता है, में विभाजित करते हैं। पेरिफेरल वर्टिगो और सेंट्रल वर्टिगो के बीच में भेद करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनके कारण भिन्न होते हैं और इनका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। सेंट्रल वर्टिगो ब्रेन में कहीं भी लीजन होने की वजह से हो सकता है, जैसे खून की नाड़ी बंद होना, ब्रेन में हैमरेज होना, ब्रेन के अंदर डीमाइलिनेशन होना, मतलब ब्रेन की जो झिल्ली होती है, माइलिन शीथ है, उसका डैमेज होना, या इंजरी के बाद भी हो सकता है। कई बार वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है और इसके कारण आमतौर पे MRI ब्रेन करने के बाद मालूम पड़ते हैं। आमतौर पे पोस्टीरियर फोसा, मतलब ब्रेन का पिछले वाला हिस्सा, जिसको ब्रेन स्टेम, मेडुला और सेरेबेलम कहता है, उसमें कोई रोग होने से, जैसे कि खून की नाड़ी बंद होना या डीमाइलिनेशन होना, या कई बार हमारे देश में एक न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस करके बीमारी होती है, जिसकी वजह से सिस्ट हो जाते हैं ब्रेन के अंदर, या इवन ट्यूबरक्लोसिस की वजह से चक्कर आने की समस्या हो सकती है। तो सेंट्रल वर्टिगो का पूरा जो निदान है और उपचार है वो न्यूरो इमेजिंग और MRI ब्रेन पे निर्भर करता है। पेरिफेरल वर्टिगो के कॉजेस ब्रेन के बाहर होते हैं। ब्रेन के बाहर वो अंदरूनी कान के अंदर भी हो सकते हैं, जहां पे एक मोशन सेंसर होता है, जिसको हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोलते हैं, या जो वेस्टिबुलर नर्व होती है, जो कि 8वें नंबर की नस कहलाती है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, और जो अंदरूनी कान के अंदर होते हुए ब्रेन के अंदर दाखिल होती है और फिर ब्रेन स्टेम में जाती है। ब्रेन स्टेम से पहले का हिस्सा से लेके अंदरूनी कान तक कहीं भी कोई विकार होने से पेरिफेरल वर्टिगो हो सकता है। पेरिफेरल वर्टिगो के जो कॉमन कॉजेस होते हैं, उसके अंदर बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, मेनियर्स डिजीज, और कई बार वेस्टिबुलर पैरोक्सिस्मिया करके रोग होता है, जिसके अंदर एक खून की नाड़ी 8वें नंबर की नस के पास आ जाती है। समीप आने से, उसकी पल्सेशन से 8वें नंबर की नस की माइलिन शीथ डैमेज होने से अपने आप स्वतः ही कुछ डिस्चार्जेस निकलते हैं, जो कि वर्टिगो और पोस्चरल इम्बैलेंस करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है वर्टिगो का वर्ल्ड वाइड, वो पोजिशनल वर्टिगो है। पोजिशनल वर्टिगो को हम BPPV कहते हैं, बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। इसके करीबन 15 सब टाइप्स होते हैं और इसका एक लेटरलाइजेशन भी होता है, 15 एक साइड के लिए, राइट के लिए, और 15 लेफ्ट साइड के लिए। अब इसकी विशेषता ये होती है कि इस तरह के जो चक्कर BPPV के होते हैं, वो लेटने पे, लेट के उठने पे, करवट बदलने पे, कभी एक करवट पे, कभी दोनों करवट पे, कभी नीचे झुकते हुए, जैसे नीचे से आपने कोई चीज उठाई या आपने लेस बांधे, या ऊपर देखते हुए, जैसे पानी पीने के लिए आपने ग्लास ऊपर किया, बिना झूठे किया ग्लास को पी रहे हैं, या किसी हाई शेल्फ पे आप चीज सामान को रख रहे हैं, उस समय
कुछ सेकंड्स के लिए तेज चक्कर आते हैं, कई बार इतने तेज चक्कर भी होते हैं कि आपका बैलेंस बिगड़ के नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। आमतौर पे इस तरह के जो वर्टाइगो होता है, जिसको हम बीपीपीवी या पोजिशनल वर्टाइगो बोलते हैं, उनका उपचार दवाइयों से संभव नहीं है। इसके लिए हम लोग कुछ पोजिशनल टेस्ट करते हैं, जैसे कि डिक्स हॉलपाइक टेस्ट होता है, जिसमें गर्दन को एक एंगल पे लेके नीचे की तरफ मोड़ते हैं और उससे जो एक ऑक्यूलर रिस्पॉन्सेज होते हैं, आंखों का हिलना देखते हैं, जिसको हम निस्टैग्मस बोलते हैं। उस निस्टैग्मस के आधार पे ये निर्भर होता है कि कान के अंदर कौन सी सेमी सर्कुलर कनाल अफेक्टेड हुई है और तद अनुसार उसके रीपोजिशनिंग होती है। इस बीमारी में कुछ कैल्शियम के पास पार्टिकल्स अंदरूनी कान के अंदर संतुलन की जो नस का सेंसर होता है, उसका एक हिस्सा होता है जिसको यूट्रिकल बोलते हैं। उसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। किसी कारणों से वो नॉर्मली जो कैल्शियम उसके अंदर एम्बेडेड होता है जेली के अंदर, उससे बाहर निकल के मोशन सेंसर्स की ट्यूब्स के फ्लूइड में आ जाता है और उसकी वजह से गर्दन हिलाने पे, लेटने पे, उठने पे, करवट लेने पे, ऊपर या नीचे देखने पे या झुकने पे चक्कर आते हैं, कुछ सेकंड से लेकर 30 सेकंड्स के लिए, और साथ में कई बार उल्टी भी होती है। तो यदि हम पोजिशनल टेस्ट से मालूम कर लेते हैं कि राइट साइड या लेफ्ट साइड में इफेक्टेड है या राइट साइड में इफेक्टेड है, तो 14 ऐसी जगह हो सकती हैं जहां पे वो कैल्शियम के लूज पार्टिकल्स या कई बार चिपके हुए भी होते हैं। वो इन आधार पे मालूम पड़ता है कि पोजिशनल टेस्ट में आपने किस तरह की निस्टैग्मस, आंखों का किस तरह से स्वतः ही पोजिशनल देने पे हिलना देखा, और उसके अनुसार फिजिकल थेरेपी, जिसको रीपोजिशनिंग मैनुअल बोलते हैं, वो की जाती है। उसका उद्देश्य ये होता है कि जो चीज गलत जगह पे आ गई है वो सही जगह पे पहुंचाई जाए। जैसे एक दीवार है, उसके ऊपर पेंट है, उसकी शोभा बढ़ा रहा है, अगर वही पेंट उखड़ के फ्लेक्स बन के जमीन पे गिर जाए तो गलत जगह पे आ जाएगा, तो वो कचरा हो जाएगा। इसी तरह कैल्शियम नॉर्मली अंदरूनी कान के जो मोशन सेंसर का एपरेटस होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल, उसमें एक जगह होती है यूट्रिकल, वहां नॉर्मली प्रेजेंट होता है, परंतु वो वहां से निकल के सेमी सर्कुलर कैनाल के फ्लूइड में आ जाता है, जो एक रिफ्लेक्स को बाधित करते हैं, जिसको वेस्टिबुलर ऑकुलर रिफ्लेक्स बोलते हैं। बेसिकली वेस्टिबुलर ऑकुलर रिफ्लेक्स वो हमारे गर्दन के मूवमेंट्स और आई के मूवमेंट्स में समन्वय बैठाता है। मैं कैमरे के सामने बैठा हूं अभी, और मैं सामने देख रहा हूं, और मैंने गर्दन यूं हिलाई 45 डिग्री लेफ्ट में, तो मेरी आंखें स्वतः ही 45 डिग्री राइट में घूम गई हैं, ताकि मेरे सामने की जो छवि है वो हिलती हुई ना प्रतीत हो, अर्थात फिक्सेशन मेंटेन हो। ये रिफ्लेक्स होता है वेस्टिबुलर ऑकुलर रिफ्लेक्स, जो कि 3 प्लेन्स में होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन्स में। जैसे मैंने 20 डिग्री अगर आंख के ऊपर गर्दन पीछे की तरफ ली है, तो मेरी आंखें 20 डिग्री आगे की तरफ घूम जाएगी, ताकि फिक्सेशन मेंटेन रहे। इस रिफ्लेक्स को हम वॉलेंटरली इनहिबिट भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। जैसे मैं मेरे अंगूठे को देख रहा हूं और साथ में मैं गर्दन भी हिला रहा हूं, तो मैंने इस रिफ्लेक्स को इनहिबिट कर दिया। अब मेरी आंखें वहीं जा रही हैं जहां मेरी गर्दन जा रही है। ये सब चीजें बैकग्राउंड में होती रहती हैं। अगर इनके साथ कोई परेशानी होती है या कोई विकार होता है, रोग उत्पन्न होता है, तो या तो चक्कर आते हैं, या चीजें हिलती हुई महसूस होती हैं, जो हिल नहीं रही है लेकिन आपको हिलती हुई महसूस होंगी, या कई बार टेढ़ी महसूस होती हैं, और इसके साथ साथ कई बार चलने में भी आपको लड़खड़ाहट महसूस होती है। तो ये सब सारे के सारे जो लक्षण हैं, आसपास की चीजों का घूमना, खुद का घूमता हुआ महसूस होना, चलते हुए लड़खड़ाहट महसूस होना, चीजों का टेढ़ा दिखना, कई बार अपने आप गिर जाना, कई बार गिरने की स्थिति बनना, ये सारी की सारी चीजें वेस्टिबुलर सिम्टम्स हैं, जो कि वेस्टिबुलर फिजिशियन या जो न्यूरोफिजिशियंस वेस्टिबुलर साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके फील्ड की बात है। तो रीपोजिशनिंग मैनुअल आमतौर पे करने के बाद मरीज के चक्कर बिना किसी दवाई के, बिना किसी जांच के ठीक हो जाते हैं। जांच जो भी होती है वो क्लिनिकल टेस्ट होता है इस तरह के चक्रों में।
अब दूसरे चक्कर होते हैं एक वेस्टिबुलर न्यूराइटिस के। हमारे ब्रेन में जो भी इंपल्सेस जाती हैं वेस्टिबुलर नर्व से, वो दोनों तरफ से जाती हैं। एक तरफ अगर कोई मोशन सेंसर स्टिमुलेट होता है तो दूसरी तरफ का वो इनहिबिट हो जाता है। इस तरह से अगर ये लेफ्ट वाला अगर आग का ज्यादा हुआ है तो ये लेफ्ट राइट वाला कम हो जाएगा, और एंड ऑपोजिट इसके साथ होता है। अगर वेस्टिबुलर नर्व में वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो ये तो इनहिबिट हो गया और दूसरा वाला बढ़ा हुआ महसूस होगा, तब चक्कर आएंगे। इसको एक्यूट वेस्टिबुलर न्यूराइटिस कहते हैं, जो कि आमतौर पे वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। उसके अंदर चक्कर आना, साथ में उल्टी आना, नॉन पोजिशनल वर्टाइगो होते हैं, हमेशा ही महसूस करता है, और थोड़ा बहुत चलने में भी लड़खड़ाहट होता है। ऐसे पेशेंट्स को भर्ती करके कई बार आईवी स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, और उनका डिहाइड्रेशन ठीक करने के लिए फ्लूइड्स और वॉमिटिंग रोकने वाली दवाइयां देनी पड़ती है। ये वेस्टिबुलर न्यूराइटिस एक पेरिफेरल वर्टाइगो है, परंतु कई बार अगर ब्रेन का एक जहां 8वें नंबर की नस अंदर घुसती है, जिसको रूट एंट्री जोन बोलते हैं, उस पे कोई खून की नाड़ी बंद हो गई है या डीमाइलिनेशन हो गया है, तो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस जैसे ही सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, जिसको वेस्टिबुलर सूडोन्यूराइटिस बोलते हैं, परंतु वो उसकी पैथोलॉजी सेंट्रल वर्टाइगो की होती है। तो हर एक्यूट वर्टाइगो का पेशेंट अगर जो कि नॉन पोजिशनल है और पहली बार हुआ है, उसको एमआरआई की जरूरत होती है। और एमआरआई ऐसे नहीं कि अपने को ये लिख के देना जरूरी होता है कि इसमें डेडिकेटेड कट्स करने हैं पोस्टीरियर फोसा के। आप एमआरआई में क्या देखना चाहते हो ये लिखने वाले को मालूम होना चाहिए। अगर आपको यही मालूम नहीं है कि आप क्या देखना चाहते हो और रेडियोलॉजिस्ट से क्या पूछना चाहते हो, तो एमआरआई की सलाह देना गलत है। अगर आपने जो क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाया है तो आप लिख के भेजिए कि आपको पोस्टीरियर फोसा में, आपको सेरेबेलम में, या मेडुला में, या ब्रेन स्टेम में, या मिड ब्रेन में आपको फलानी चीज के लिए आप आशंका जाहिर कर रहे हैं। अब एक तरह का चक्कर होता है जिसको हम वेस्टिबुलर पैरोक्सिस्मिया बोलते हैं, जो कि जो स्नायु तंत्र की नाड़ी होती है जो कान से अंदर की तरफ ब्रेन में जा रही है, उसके ऊपर कई बार खून की नाड़ी आ जाती है। खून की नाड़ी जब क्रॉस करती है तो खून की नाड़ी एक पल्सेटाइल स्ट्रक्चर होती है, जबकि वेस्टिबुलर नर्व एक नॉन पल्सेटाइल स्ट्रक्चर होता है जिसपे माइलिन शीथ होती है। अगर पल्सेटाइल स्ट्रक्चर लंबे समय तक एक नॉन पल्सेटाइल स्ट्रक्चर जैसे पेरिफेरल नर्व पे रहेगा, तो उसके ऊपर का जो झिल्ली होती है जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं, वो डैमेज हो जाती है। माइलिन शीथ एक रेजिस्टेंस का काम करती है, जिसमें करंट धीरे धीरे एक लिमिटेड गति से ट्रेवल करता है। अगर वो माइलिन शीथ डैमेज हो गई तो उसमें स्वतः ही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होके चक्कर आने की संभावना रहती है, एंड इसको वेस्टिबुलर पैरोक्सिस्मिया बोलते हैं। तो ये भी एक पेरिफेरल वर्टाइगो है, लेकिन इसको अगर बेहतर कहा जाए तो इंटरमीडिएट वर्टाइगो है। कान और मगज के बीच में ये वर्टाइगो कहलाता है, बट लेकिन है पेरिफेरल वर्टाइगो क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर है। एक बीमारी होती है मेनियर्स डिजीज, जिसमें रिकरेंट वर्टाइगो एपिसोड्स, मतलब बार बार चक्कर आना होता है, और चक्कर की अवधि कम से कम 20 मिनट होती है, और कई बार वो 24 घंटे तक भी रह सकती है। आमतौर पे 12 घंटे तक भी रहती है, लेकिन कई बार 24 घंटे तक भी रह सकती है। इसमें व्यक्ति को हर पोजीशन में चक्कर आएंगे। चक्कर आने के साथ साथ कान में भारीपन महसूस होगा, जैसे कान के अंदर पानी भर गया हो, और ये रिकरेंट वर्टाइगो का एक कॉमन कॉज है। लेकिन इसके साथ साथ धीरे धीरे श्रवण शक्ति पे भी असर पड़ना चालू हो जाता है, जो कि फ्लक्चुएटिंग होता है, जिससे कभी हुआ और फिर ठीक हो गया, लेकिन प्रोग्रेसिवली एक या दोनों कान इसमें खराब होने की संभावना रहते हैं। तो इसके अंदर दोनों चीजें इफेक्ट हो रही है, बैलेंस भी इफेक्ट हो रहा है और हियरिंग भी इफेक्ट हो रही है। मेनियर्स डिजीज का इलाज कुछ हद तक संभव है। खान पान में नमक कम करना पड़ता है, फास्ट फूड जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है उसको नहीं लेना होता है, कॉफी का उपयोग नहीं करना होता है, हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसके लिए कारगर दवाइयां भी इफेक्टिव है, जैसे कि बीटा हिस्टीन है, जो कि माउथ डिसॉल्विंग फॉर्म में हाई डोज में दी जाती है, और लगभग 1 साल तक इलाज चलता है। कई बार डायूरेटिक्स भी यूज करते हैं, और कई बार ये रेजिस्टेंट केसेस में हम लोगों को जेंटामिसिन के अंदर
कान के अंदर इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शन लगा के वेस्टिबुलर नर्व को खत्म करना पड़ता है ताकि चक्कर ना आए। कई लोगों को इतना सीवियर होता है। ये तो खास हो गए पेरिफेरल कॉजेज ऑफ वर्टाइगो। सेंट्रल कॉजेज ऑफ वर्टाइगो, जहां पे जो विकार है ब्रेन के अंदर होता है, उसके कॉमन कॉजेज में स्ट्रोक है, जिसमें खून की नाड़ी बंद होना की वजह से, डीमाइलिनेशन है, जिससे ब्रेन के अंदर जो माइलिन होता है वो किसी कारण से अफेक्ट हो, और एक इंपॉर्टेंट कॉज है वेस्टिबुलर माइग्रेन। वेस्टिबुलर माइग्रेन एक ऐसा माइग्रेन होता है जिसमें चक्कर आते हैं, जिनकी अवधि कम से कम आधे घंटे से लेके 72 घंटे तक हो सकती है। चक्कर के साथ उल्टियां भी आ सकती हैं, चक्कर के साथ साथ सिरदर्द भी हो सकता है। और वेस्टिबुलर माइग्रेन के पेशेंट्स में कई बार जब सिरदर्द होता है, वो सिरदर्द बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं होता है, माइग्रेन होने के बावजूद वो पीछे की तरफ भारीपन महसूस होता है। वेस्टिबुलर माइग्रेन के अटैक्स आमतौर पे जो आते हैं उनमें लोगों में माइग्रेन की हिस्ट्री होती है, कॉमन माइग्रेन की हिस्ट्री होती है। उन लोगों को भी आधे या पूरे सिर में 4 घंटे से लेकर 72 घंटे के सिरदर्द होते हैं उल्टियों के साथ, और वो झपकते हुए सिरदर्द होते हैं। तो वेस्टिबुलर माइग्रेन में के पेशेंट्स, कॉमन माइग्रेन के पेशेंट्स में अगर चक्कर आते हैं तो वेस्टिबुलर माइग्रेन एक कॉज हो सकता है, और उन लोगों को रिकरेंट वर्टाइगो का एक ये सेंट्रल कॉज है। दूसरे सेंट्रल कॉज मैंने बताया थे स्ट्रोक और डीमाइलिनेशन, वो न्यूरो इमेजिंग से ही मालूम पड़ते हैं। हालांकि वेस्टिबुलर माइग्रेन के पेशेंट को अगर फर्स्ट अटैक हुआ है तो भी न्यूरो इमेजिंग यानी एमआरआई ब्रेन की आवश्यकता पड़ती है। कुछ दवाइयों की वजह से भी चक्कर आते हैं, ये देखना जरूरी है। अगर कोई क्रॉनिक वर्टाइगो, लंबे समय से चक्कर की तकलीफ है किसी को, तो सबसे पहले डॉक्टर के लिए जरूरी है कि वो दवाइयां चेक करे, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स हैं। इनको लंबे समय से अगर यूज कर रहे हैं तो चक्कर आने की संभावना रहती है। कमर के दर्द, गर्दन के दर्द में गाबापेंटीन, प्रीगाबालिन वगैरह यूज की जाती है, उनसे कई लोगों को चक्कर आने की संभावना रहती है। और ये एक बहुत कॉमनली यूज ड्रग है न्यूरो प्रैक्टिस में, इवन ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में, जो कि चक्करों का एक कारण होती है। बहुत सारी कार्डियक दवाइयां होती हैं, जैसे प्रोप्रेनोलॉल होती है, कुछ कार्डियक एरिथमिक एजेंट्स होते हैं, उनसे भी चक्कर आने की संभावना रहती है। कई बार कुछ डायूरेटिक्स होते हैं जिनको हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में यूज करते हैं, जो कि शरीर से पेशाब ज्यादा निकाल के बॉडी का फ्लूइड कम करते हैं, उनसे भी चक्कर आने की संभावना रहती है। तो चक्कर के कोई पेशेंट्स हैं, चक्कर के कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि चक्कर जिंदगी में पहली बार आया, जिसको कि मोनोफेजिक अटैक बोलते हैं। दूसरा है रिकरेंट वर्टाइगो, मतलब बार बार चक्कर आते हैं, जैसे आज आए फिर 10 दिन बाद आ गए, फिर महीने भर बाद आ गए। अब रिकरेंट वर्टाइगो में भी एक तो होते हैं रिकरेंट पोजिशनल वर्टाइगो, जो कि मोस्ट कॉमनली बीपीपी भी होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया है इसके बारे में कि कान में संतुलन की जो तंत्र होता है उसके अंदर कैल्शियम के लूज पार्टिकल्स रहते हैं। माइग्रेन भी, वेस्टिबुलर माइग्रेन भी रिकरेंट वर्टाइगो करता है, कई बार वो पोजिशनल भी होता है, लेकिन उसके अंदर जो आई फाइंडिंग्स होती है पोजिशनल टेस्ट में वो डिफरेंट होती है बीपीपीवी से। तो दूसरा पैटर्न ये हो गया कि रिकरेंट वर्टाइगो है स्पॉन्टेनियस, और दूसरा पोजिशनली इंड्यूस्ड। तीसरा होता है क्रॉनिक वर्टाइगो सिंड्रोम, मतलब लंबे समय से चक्कर और पोस्चरल इम्बैलेंस हो रहा है, उसके अंदर ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस, कई बार पैरानियोप्लास्टिक सेरेब्रल डीजनरेशन, मतलब ब्रेन बॉडी के अंदर कहीं कैंसर डेवलप हो रहा है, लेकिन उस कैंसर के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज हैं वो ब्रेन के एक सेरेबेलम पे इफेक्ट करती हैं स्पेशली। और अगर मल्टीपल लक्षण है, जैसे भूख नहीं लग रही हो, वजन कम हो रहा हो, एल्डरली पेशेंट है, उसमें कई बार पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं चक्कर का। तो रफली मैंने चक्कर के सभी महत्वपूर्ण कारणों के बारे में आज मैंने जानकारी दी है। बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री होती है, इतिहास की मरीज का आपको टेम्पोरल पैटर्न क्या है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होता है कि चक्कर का मरीज जब आपके पास आया है तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो एपिलेप्सी के होते हैं, उनके पेरेंट्स आपको लेके आएंगे साहब इसको चक्कर आ जाते हैं, तो आप जब एज ए फिजिशियन
या न्यूरोफिजिशियन चिकित्सक की तरह आप जब पूछेंगे तो आपको ये पूछना जरूरी है चक्कर से उसका तात्पर्य क्या है। कई बार बच्चा बेहोश होकर गिर रहा है, माँ बोल रही है इसको चक्कर आ जाते हैं, तो आप उनसे इलेबोरेट करने को पूछिए कि चक्कर में क्या होता है, तो मालूम पड़ता है नहीं सब चक्कर, वो बोल रही है वो ये चक्कर आके वो गिर जाता है। मैं फिर पूछा मैंने उससे कि क्या बेहोश होता है, बोला हाँ सब बेहोश भी होता है और ऐसे झटके भी खाता है। कई बार इस तरह के वाकये आते हैं कि पेशेंट को दो दिख रहे हैं, तो दो दिखने पे वो कहता है कि साहब मेरे को उधर देखता हूँ चक्कर आते हैं, जबकि उधर देखने पे उसको दो दिखता है। तो ये सिम्टम होता है डिप्लोपिया का। तो मरीज जो कह रहा है अपने को उस पर विश्वास करने के साथ साथ उसको इलेबोरेट करना है कि वो विस्तार से बताए कि उसको क्या हो रहा है। कई पेशेंट लड़खड़ा के चलते हैं, जैसे उनकी चाल में लड़खड़ाहट शराबी की तरह चल रहे हैं। अब उनके साथ जो व्यक्ति आया है बोले साहब इसको चक्कर आते हैं, तो जैसे ही मरीज आपके कंसल्टेशन रूम में घुसता है डॉक्टर को जान लेना जरूरी होता है कि उसकी चाल कैसी थी। तो जब इस तरह से कोई पेशेंट मेरे चैम्बर में लड़खड़ाता हुआ आता है और उसका साथ में जो अटेंडेंट है ये बोलता है कि साहब इसको चक्कर आते हैं, तो मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ कि ये जो लड़खड़ाहट है क्या आप इसी को चक्कर कह रहे हो या घूमने वाले चक्कर भी आते हैं? दोनों साथ भी हो सकते हैं कई कंडीशंस में। तो कई केसेस में मालूम पड़ता है नहीं साहब वो जो लड़खड़ाहट हो रही है उसको ये चक्कर कह रहे हैं। तो वो पोस्चरल इम्बैलेंस या लड़खड़ाहट जो है वो भी एक वेस्टिबुलर सिम्टम हो सकता है, लेकिन उसके और भी कारण होते हैं, जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी। किसी को डायबिटीज है वो भी लड़खड़ाता है कई बार अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है। तो चक्कर से तात्पर्य क्या है ये जानना सबसे पहले जरूरी है उसके ट्रीटिंग डॉक्टर का, और आपके लिए भी ये जरूरी है एज ए कॉमन मैन कि आप अपने फिजिशियन को, ट्रीटिंग डॉक्टर को ये स्पष्ट बताएं क्या आपको चीजें घूमती हुई दिखाई देती हैं, क्या आपको खुद घूमना महसूस होता है, क्या आपको चलते हुए लड़खड़ाहट महसूस होती है जो कि दूसरे भी देख सकते हैं। कई बार ऐसी लड़खड़ाहट महसूस होती है जो दूसरों को महसूस नहीं होती, आपको खुद को महसूस होती है, इसको सब्जेक्टिव पोस्चरल इम्बैलेंस बोलते हैं। क्या आपको चीजें हिलती हुई दिखती हैं, जैसे आप देख रहे हो साइड में और आपको चीजें हिलती हुई दिखाई दी, उसका अलग टर्म है जिसको ऑसिलोप्सिया बोलते हैं। क्या आपको चलते हुए जो सामने की चीजें टेढ़ी दिखाई देती हैं, टिल्ट फीलिंग दिख रही है, ये भी एक अलग सिम्टम है, वेस्टिबुलर सिम्टम है, इंपॉर्टेंट वेस्टिबुलर सिम्टम है। क्या आप चलते चलते बिना ठोकर खाए गिर जाते हैं, ये भी एक वेस्टिबुलर सिम्टम्स होता है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस रिलेटेड फॉल। और क्या चलते चलते इतनी लड़खड़ाहट होती है कि लगभग गिरने जैसे होते हैं, दिस इज कॉल्ड बैलेंस रिलेटेड नियर फॉल। तो चक्कर से आपका क्या तात्पर्य है इसको विस्तार से आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को बताना जरूरी है, और अगर आपने नहीं बताया तो ये जिम्मेदारी ट्रीटिंग डॉक्टर की है पता करने की कि उस व्यक्ति को चक्कर से उसका क्या तात्पर्य है। मैं मेरी वार्ता यहीं खत्म करूंगा। धन्यवाद।